IVM। रोज सुबह उठने के बाद चाय की चुस्कियां लेते हुए जब आप काम पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप सभी के जहन में ये सवाल होता है कि कुछ ऐसा किया जाए अपने काम पर जाकर जिससे आपको प्रमोशन मिले। वहीं डर भी इस बात का होता है कि ये काम बिगड़ ना जाए और आपको डिमोशन मिले। ठीक उसी तरह से क्रिकेट के मैदान पर भी जब से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया है, ग्रेडिंग सिस्टम आया है, तब से क्रिकेटर्स के जहन में ये सवाल हमेशा रहता है कि वो अपने प्रदर्शन को हमेशा ऊपर की तरफ ले जाएं, यानी उनके प्रदर्शन का ग्राफ ऊपर की तरफ जाए ताकि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में वो लगातार बने रहें और लगातार उनका प्रमोशन होता रहे। वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो चाहकर भी अपने डिमोशन को बचा नहीं पाते हैं। आज इसी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे बात करेंगे क्योंकि अब से कुछ ही दिनों के बाद एक नई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की लिस्ट आने वाली है जिसमें कई युवा खिलाड़ियों को प्रमोशन मिल सकता है, वहीं कुछ सीनियर खिलाड़ियों को डिमोशन भी मिलेगा। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सभा भाई और निखिल भाई इस समय जुड़ चुके हैं और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की बात हो रही है तो शुरुआत पहले डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट से कर लेते हैं, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से ये बड़ी खबर आई कि जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है बीसीसीआई की तरफ से, वैसे स्टेट्स को भी अब कहा जा रहा है कि वो जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दें। तो शुरुआत इसी अच्छी खबर के साथ कर लेते हैं। निखिल भाई, एक अच्छी पहल के तौर पे इसको देखा जाए, स्टेट्स भी अब अपने प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम लाएंगी। ये बीसीसीआई की तरफ से एक सुझाव दिया गया है तमाम स्टेट्स को। बहुत अच्छी खबर है राजीव भाई। मैं जी। मानता हूँ कि ये आज नहीं, ये तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब इनिशियली भी सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया था तब हमने कहा कि स्टेट्स में भी होना चाहिए। तो क्योंकि एक खिलाड़ी जब फाइनेंशियली सिक्योर हो जाता है तो वो मतलब सिर्फ फिर मैदान के बारे में सोचता है। और दुर्भाग्य से पिछले 2 साल में जब पैंडेमिक या इस किस्म की कोई चीज होती है, जब आपका डोमेस्टिक सीजन नहीं हो पाता है तो खिलाड़ी, डोमेस्टिक सीजन वाले खिलाड़ी जो है वो बहुत लूज आउट कर जाते हैं, फाइनेंशियली दिक्कतें रहती हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ियों की कहानियां हैं जो चेन्नई में बेचारे, जो टीएनपीएल के भी कुछ खिलाड़ी थे, वो अलग लीग है, बट खिलाड़ी जी। की दिक्कत के बारे में कि वो सब्जियां बेचने तक लग गए थे। तो आप नहीं चाहते कि जी। ऐसी कुछ चीजें हो, पर ये एक बहुत अच्छी पहल है। और इससे क्या होगा, जब स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अगर कोई खिलाड़ी दिल्ली से कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, अब वहीं पे आपको मान लीजिए कलकत्ता में कोई ऐसा खिलाड़ी चाहिए, तो वो बोल सकता है कि जी ब्लैक एंड व्हाइट पे मेरे को इतने पैसे मिल रहे हैं, कलकत्ता मेरे को वेस्ट बंगाल इतना पैसा देगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और अच्छा हो जाएगा, प्लेयर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जिस तरीके से काउंटी क्रिकेट में रहता है, ग्राहम स्वॉन से मेरी बात हो रही थी, कुछ खिलाड़ियों को £500,000 £1-1 मिलियन तक के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होते थे, क्योंकि जो सीनियर होते थे, और फिर वो सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो चलता था। तो ये खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो आप किस तरह देखते हैं सभा भाई, क्योंकि आप जीएम ऑपरेशंस रहे बीसीसीआई के साथ, आपने सालों काम किया, आप सेलेक्टर भी रहे। क्या आपके तब भी जहन में ये आता था कि जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर किया जाए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम देके, जो बहुत साल पहले जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए लाया गया था? मेरा तो ये मानना है कि ये पहल सबसे पहले स्टेट क्रिकेटर से ही शुरू होनी चाहिए थी। जी। और जी। मुझे याद है 2019 में जब सौरव गांगुली आए प्रेसिडेंट बनकर, तब उनकी ये सोच थी कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, और उस पर बहुत आगे तक काम भी हुआ है। उसके बाद जी। आपको याद होगा राजीव की बीसीसीआई ने एक कमेटी बनाई थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है अजहर उसके मेंबर थे। जी। इसी प्रकार के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो स्टेट क्रिकेटर्स को दिया जाए उनके लिए फॉर्मुलेट किया जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। उसके जगह पर अगर आपको याद होगा कि इस बार जो इमोल्यूमेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल फी पे की जाती हैं, उनको अलग अलग तरह से ग्रेडेड सिस्टम में लाया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 50 से ज्यादा क्रिकेट खेला है, रणजी ट्रॉफी मैचेस खेला है, तो आपको ज्यादा पेमेंट मिल रही है। उससे कम जो खेला है उसको उसको थोड़ा बहुत अलग अलग ग्रेड्स बना दिए गए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट देने, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम चूंकि इस साल लागू नहीं हो पाया, इसी वजह से ये एक नया जरिया ढूंढा गया था ताकि प्लेयर्स को कॉम्पनसेट किया जाए। मुझे लगता है कि वो लागू हो गया है। पर हाँ, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि स्टेट लेवल पे भी इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए। और ये पहल जो है स्टेट एसोसिएशन को ही करनी होगी। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप बीसीसीआई से ही परमिशन मांगे, आप आपकी खुद की एक एंटिटी है। अगर आप चाहें तो अपने आप क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं स्टेट लेवल पे भी। और अंत में ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये शुरू क्यों किया गया था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू इस वजह से किया गया था, नंबर एक, कि आप जो प्लेयर्स के जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए।
उदाहरण के तौर पे कि सीजन में अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है और वो पूरे 6 महीने 8 महीना नहीं खेल पाता है, तो फिर उसको उसके इनकम को, उसकी जो फीस है उसको कौन सेफगार्ड करेगा? इसी वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लाया गया था कि अगर सीजन शुरू होने के पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, आप चोटिल हैं, आप खेल रहे हैं, नहीं खेल पा रहे हैं, कम से कम उतना पैसा आपके लिए सिक्योर है। और दूसरी बात ये थी कि बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर ये काम करता है राजीव, इस तरह से इंस्पायर जी, करता है आपको और अच्छा करने के लिए, क्योंकि अलग-अलग बिल्कुल। ग्रेड्स बने हुए हैं, अगर आप 1 साल में अच्छा करेंगे, तो फिर चयनकर्ता आपको प्रमोट भी कर सकते हैं। ये मुझे लगता है जी। कि 2 बहुत ही बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया गया था और ये मुझे लगता है कि 2000 के जो दशक शुरू हुआ है, तब से ही ये लागू हुआ है। कसार साहब का एक सवाल है कि जो सेंट्रलाइज्ड स्टेट कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होंगे, उनका पे स्केल किस तरह से बनेगा और ग्रेडिंग क्या होगी और क्या एसोसिएशन ये ग्रेडिंग बनाएगा या बोर्ड का इसमें दखल होगा? देखिए अभी वो ग्रेडेशन का सिस्टम अभी आया नहीं है स्टेट में, और हुँ, मुझे जहां तक मेरी समझ में आती है कि बीसीसीआई ने स्टेट एसोसिएशंस को बोला है, तो स्टेट एसोसिएशंस ही तय करेंगे कि ग्रेडेशन क्या रहेगा और ग्रेड ए या ग्रेड ए प्लस को कितने पैसे मिलेंगे, ग्रेड बी ग्रेड सी उस तरीके से यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये ग्रेडेशन सिस्टम भी उसी की वजह से लागू होगा राजीव भाई, जिस तरीके से अब बीसीसीआई अगले राइट्स बेचेगा, हुँ, आईपीएल के राइट्स बेचेगा, 2 टीमें बेची हैं उन्होंने, भारतीय क्रिकेट के राइट्स बेचेगा, तो बीसीसीआई का पर्स बड़ा होने वाला है। जो पहले शायद हुँ, 35 या 30 या 35 करोड़ रुपए हर टेस्ट सेंटर को मिलता था, अब उसकी शायद मूल राशि बढ़ जाएगी। तो हर जी, स्टेट एसोसिएशन के पास भी काफी पैसा होगा कि एक तरफ है स्टेडियम के लुक आफ्टर करने के लिए रेनोवेशंस और मेंटेनेंस, और दूसरी तरफ क्रिकेट को चलाने के लिए, क्योंकि जी, अंत में आप कितना टैक्सेशन दे रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ फर्क डालेगा। टैक्स देने से अच्छा ये मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़िया सिस्टम है सभी डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि बहुत से हुँ, ऐसे प्लेयर्स हैं जो अंडर 19 से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी से ही धीरे धीरे अपना वो घर चलाने को देखते हैं, क्योंकि अब पुराने समय की तरह अब वो जॉब्स नहीं रही, पब्लिक हुँ, सेक्टर बैंक्स और उस तरीके की जॉब्स नहीं रही। तो ये अपने आप में खिलाड़ियों को सुरक्षित करेगा, और जैसे सभा भाई ने भी कहा कि आप जब अच्छा करेंगे तो उसी के हिसाब से आपकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। स्टेट हुँ। एसोसिएशन में आप अच्छा करेंगे तो एक वो अच्छा सिस्टम हो जाएगा। जो सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है वही चीज यंगस्टर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। हाँ, सवाल ये है उनका पूछना है कि क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है बीसीसीआई के फ्यूचर प्लान को भी बताएगा हमें कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो खिलाड़ी आएँगे? हाँ, कुछ हद तक इसी वजह से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, क्योंकि चयनकर्ताओं की सोच के बारे में पता चलता है कि आप कौन से प्लेयर्स को आप प्रमोट कर रहे हैं, उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं। तो ये डिफाइन करता है कि आने वाले समय में कौन से प्लेयर्स पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, अगर हम वापस आ रहे हैं स्टेट कॉन्ट्रैक्ट पे, तो मुझे लगता है जिस तरह की कमिटी इस बार बनाई थी कि अंत में ये जो फैसला होता है सेंट्रल स्टेट कॉन्ट्रैक्ट का, जो अगर होगा तो वो जनरल बॉडी डिसाइड करेगी। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि जो कमिटी बनाई गई है उसको फिर से ये दायित्व दिया जाए कि आप डिवाइस कीजिए कि अगर स्टेट लेवल क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो किस प्रकार की ग्रेडिंग सिस्टम होनी होनी चाहिए और कितना अमाउंट देना चाहिए प्लेयर्स को। तो ये मुझे लगता है कि अगर अगर कमिटी एक सजेशन देती है, एक एक प्लान बनाकर देती है बीसीसीआई की जनरल बॉडी को, तब वहाँ पर अगर अगर सभी की राय एक सी हो जाती है और वहाँ से अगर डिसीजन लिया जाता है जनरल बॉडी द्वारा, तभी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट लेवल पे भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एकजुट होकर बीसीसीआई और स्टेट कमिटी जो है, वो एकजुट होकर ये काम करे और जल्द से जल्द ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि स्टेट कॉन्ट्रैक्ट अगर देना है, तो क्या ग्रेड्स होने चाहिए और क्या-क्या उसमें प्रोफेशनल फीस होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स में। क्योंकि सभा भाई ने ग्रेड्स की बात की और बीसीसीआई एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं जो हमारे दर्शक है कि ग्रेड ए प्लस बनाया गया था विराट कोहली की पहल के बाद। वो जाके बीसीसीआई से मिले थे और उनका कहना था कि जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है उनका ग्रेड एक लेवल और किया जाए। सभा भाई क्या आप सर हिला रहे, क्या कुछ और बात थी? नहीं, बात ये थी कि विराट ने ये इस वजह से कहा था कि जो स्पेशलिस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, उनको जी, ये नहीं लगना चाहिए कि आपको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये जी। ए प्लस का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी हिसाब से बनाया गया था। चलिए लेकिन वो उसमें तो बात तीन अलग ही है। खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट नहीं, खेलते हैं, जसप्रीत नहीं बुमराह, तो वो विराट और नहीं, रोहित। मैं बात मान रहा हूँ आपकी राजी। पहले क्या जी, था, पहले सिर्फ 3 ग्रेड थे, ए, बी और सी।
जी, ए बिल्कुल। प्लस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ए प्लस का जो ग्रेड इसी वजह से बनाया गया था कि ए प्लस का जो ग्रेड रहेगा उसमें ऐसे खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं रेगुलरली, जो मैच विनर्स हैं उनको रखा जाएगा। पहले क्या था, हुँ, जो टेस्ट क्रिकेटर स्पेशलिस्ट थे वो 3 ग्रेड होते थे, ए, बी और सी। तो उनमें या तो बिल्कुल। बी में कोई टेस्ट स्पेशलिस्ट रहता था या फिर सी में रहता था। तो ये चूंकि विराट कोहली की पहल पहल थी कि नहीं, मुझे जो स्पेशलिस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि विराट सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के हुँ, लिए। और इसी वजह से फिर अगर आपको याद होगा कि अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा ऐसे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट उनको ए ग्रेड में रखा गया था, ताकि उनको ये दर्शाया जाए, ये उनको लगना चाहिए कि भाई टेस्ट क्रिकेट का महत्व कुछ अलग है। अगर आप दूसरे जी। फॉर्मेट भी नहीं खेल पा रहे हैं, तब भी बीसीसीआई की ये सोच है कि हमें टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट को भी बहुत बड़ा महत्व देना है, और इसी वजह से ये 4 ग्रेड्स लाए गए थे। अब निखिल भाई, क्योंकि अहमियत की बात हो गई और टेस्ट प्लेयर्स की बात हो रही है, तो फिर एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दूं कि जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खबर है कि 5 खिलाड़ियों का डिमोशन होना लगभग तय है। उनमें से ग्रेड ए से 3 खिलाड़ी सी में जाएंगे, यानी कि चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और ईशांत शर्मा। अब क्या ये प्योरली इस बात से उनका डिमोशन होगा कि परफॉर्म नहीं किया? ईशांत शर्मा तो मैच ही नहीं खेले हैं बहुत ज्यादा। तो क्या जब आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बनाने बैठते हैं या ग्रेडिंग देने बैठते हैं, सिलेक्टर्स का काम ये होता है, सवा भाई ने 4 साल किया ये काम हिंदुस्तान के लिए। क्या ये क्राइटेरिया होता है ज़हन में, और डिमोशन क्या इसी बात को लेके हो रहा है इन तीनों खिलाड़ियों का? बस 2 खिलाड़ियों पे आगे बात करेंगे फिर। राजीव भाई, प्रमोशन करना या इन तीन खिलाड़ियों की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं ही रहा, तो उसके हुँ, चलते अब एक विजन, एक थॉट प्रोसेस, चयन कमेटी का ये साफ पता चलता है कि आने वाले कुछ मैचेस में उनकी जगह कोई और खिलाड़ी खेलने वाले हैं। अब ये एक तरीके से ये तीन खिलाड़ी जो है वो बैकअप प्लान है। इन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से सर्व किया है, बट अब क्योंकि इनका परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा है, तो अब इनको जब जरूरत होगी तब बुलाया जाएगा। तभी वो आप ग्रेडेशन के हिसाब से जो ग्रेड सी है उसमें डाल दिया जाएगा। अब जो खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो नीचे के खिलाड़ी थे वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बारे में अगर सिलेक्शन कमेटी सोच रही है कि इनको अब ज्यादा मौके दिए जाएंगे, तो उन खिलाड़ियों का प्रमोशन हो जाएगा। ये साफ तौर से पता चलता है कि सिलेक्शन कमेटी का विजन किस तरफ जा रहा है। सवा भाई, क्योंकि 3 खिलाड़ियों का नाम ए से सी में जाने की खबर है और 2 खिलाड़ी हैं जो बी से सी में जाएँगे, यानी कि रिद्धिमान साहा और भुवनेश्वर कुमार। अब अगर इन पाँचों खिलाड़ियों आप सेलेक्टर होते, क्या कुछ आपके ज़हन में होता अगर आप ए से किसी को सी में डाल रहे हैं या बी से सी में कर रहे हैं? जो निखिल ने बताया, अगर आप परफॉर्म जी। नहीं करेंगे तो फिर आपके ग्रेड्स जो हैं वो नीचे हो जाएंगे, और कितना ये हर मुश्किल एक होता है सभा भाई, एज अ सेलेक्टर आप रहे हैं कि किसी बड़े नाम को आपको ए से सी में ले जाना कितना मुश्किल टास्क होता है ये, क्योंकि एक तरह से आपकी जो रेपुटेशन है वो नीचे जा रही है बेसिकली, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे ध्यान से देखें तो। हाँ राजीव, पर आप जब ये डिसाइड करते हैं तो इन सब चीज़ों से उठकर आपको डिसाइड करना होता है। आपको टीम के हाँ। बारे में सोचना होता है, आपकी टीम के भविष्य के बारे में सोचना होता है, और फिर आपको ऐसे खिलाड़ियों को प्रमोट करना होता है जिनको आपको लगता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं टीम में। और ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, चयनकर्ताओं को ये लगने लगता है कि इनमें अब वो पोटेंशियल भी नहीं है, उम्र भी बढ़ रही है, जिस तरह से परफॉर्मेंस होना चाहिए वो परफॉर्मेंस हो नहीं पा रहा है। कई बार इंजरी को लेकर बातें होती हैं, इसी वजह से ऐसे खिलाड़ियों को नीचे कर दिया जाता है। हुँ। और जब आप इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं तो आपको बहुत बार टफ डिसीजंस लेने होते हैं। कई बार जो ए प्लस में खिलाड़ी रहता है उसको भी आपको नीचे लाना होता है। पर यहाँ पर हुँ, निखिल ने सही बात कही कि प्रयास यही है, यहाँ अगर अगर इन 4 या 5 खिलाड़ियों को नीचे लाया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि ये अब सिर्फ एक प्रकार के बैकअप प्लेयर हैं, कि अगर आपके युवा प्लेयर्स को जिनको आप मौका देना चाह रहे हैं, मौका मिलने पर अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो फिर आपके पास कोई ना कोई और रिप्लेसमेंट होना चाहिए जिसके पास अनुभव हो, हुँ। और वो कम से कम कुछ देर के लिए टीम में आ जाए और प्रयास यही करे कि वो परफॉर्म करे। तो ये निर्णय अंत में चयनकर्ताओं को ही लेना होता है। लेकिन निखिल भाई, हमने 5 खिलाड़ियों पे बात कर ली। हार्दिक पांड्या पूरे सीज़न 2 सीज़न अगर आप देख लें अवेलेबल नहीं थे। ग्रेड ए में उनको रखा गया था। क्या उनका भी डिमोशन होगा? ये तमाम जो फैन्स हैं वो जानना चाहते हैं। कि क्या वो ग्रेड ए से सी में जाएँगे या उनको ए में अभी भी रखा जाएगा उनके पोटेंशियल को देख के? और फिर सभा भाई से पूछेंगे, क्या सिलेक्टर्स पोटेंशियल भी देखते हैं कि अगर आप 2 साल नहीं भी खेले, फिर भी आपको ग्रेड ए में हम रख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप 2-3 साल और आगे खेलेंगे? वैसे पोटेंशियल जरूर देखा जाता है, लेकिन बहुत जरूरी रहता है कि आप पिछले सीजन में, जब आप जैसे आप हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हैं, तो पिछले सीजन हुँ, उनका किस तरीके से गया, कितने वो मैचेस खेले, या इंजरी के कारण, चलिए इंजरी है तो उसके बारे में हुँ, आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्य से वो
खिलाड़ी जो है वो चोटिल हो गया, लेकिन जब भी उनको मौका दिया गया है उनका प्रदर्शन किस तरीके से रहा है। अगर आप प्योर परफॉर्मेंस की बात करते हैं और विजन की तरफ कि हार्दिक पांड्या एक हरफन मौला खिलाड़ी है, किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, तब उसके हिसाब से उस खिलाड़ी का निर्णय लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि उनको अगर ए में रखा गया था कि उनको शायद बी में ना शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा और आप चाहते हैं कि एक खिलाड़ी को पता भी चले कि क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आपको ग्रेड ए से ग्रेड बी में कर दिया, क्योंकि जब परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा राजीव भाई तो ग्रेड बी से ग्रेड ए में आप वापस उनको भेज सकते हैं, क्योंकि आपको एक उदाहरण भी तो सेट करना है बाकी सब खिलाड़ियों के लिए भी कि परफॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि अंत में आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो आपके हमेशा एक ग्रेडेशन आगे बढ़ाने की एक वो गुंजाइश रहती है। तो मैं हैरान नहीं होगा कि अगर उनको एक तरीके से एक ग्रेड या 2 ग्रेड नीचे कर दिया जाए, क्योंकि इतना परफॉर्मेंस जो उन्होंने स्तर रखा था उस हिसाब से उस स्तर से वो परफॉर्म किया नहीं, तो मैं सरप्राइज नहीं होगा एक स्तर नीचे कर दिया जाए। मुझे तो राजीव और निखिल ये भी लगता है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसमें भी जो फी है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है अब, क्योंकि मुझे लगता है कि A+ में 7 करोड़ मिल रहे हैं, रेवेन्यू जो इतनी बीसीसीआई जनरेट कर रहा है उस हिसाब से बहुत जरूरी है कि प्लेयर्स को भी कॉम्पेंसेट करना चाहिए। अगर आप हेड कोच को 8 या 10 करोड़ दे रहे हैं तो ये लाजमी है कि आप A+ के जो खिलाड़ी हैं उनको भी आप और ज्यादा वैल्यू ऐड करें उसमें। तो अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो A+ से लेकर C तक सभी ग्रेड्स में जो प्लेयर्स हैं उनको भी ज्यादा पैसा मिलेंगे। आने वाले समय में राजीव भाई ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक रहेगा सब भाई डिस्कशन करने का। जो आपका ग्रेड A+ का खिलाड़ी है उसका मूल क्या एक सपोर्ट स्टाफ एक कोच से ज्यादा नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, मेरी राय में तो होना चाहिए, क्योंकि अंत में खिलाड़ी है उसको जाके अंदर परफॉर्म करना होता है। तो मुझे लगता है कि अब ये 2-3 साल से ये वाले ये ग्रेड्स आ रहे हैं, या मतलब इतनी फीस दी जाती है और अब वक्त आ गया है उसमें उसको भी आप थोड़ा बहुत उसमें भी सुधार हो और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रमोशंस की भी बात करेंगे। तमाम युवा खिलाड़ी जो दस्तक दे रहे हैं भारतीय टीम में, कुछ खिलाड़ी मैचेस भी खेल चुके हैं, और एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में आने के क्राइटेरिया क्या है ये सभा भाई से जानेंगे। कितने मैचेस आपको खेलने पड़ते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होता है। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई और सभा भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। पोटेंशियल कितना इंपॉर्टेंट होता है इस पर आगे बातचीत करने से पहले मैं आपको जरा नाम बता दूं कि ग्रेड सी में जहां 1 करोड़ रुपए मिलते हैं वहां कौन कौन से खिलाड़ी हैं इस समय, और इनमें से कौन खिलाड़ी प्रमोट हो सकते हैं, और फिर सभा भाई से जानेंगे कि क्राइटेरिया एक्चुअल होता क्या है। ग्रेड सी में अभी अगर हाल फिलहाल नजर डालें, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, दीपक चहर, शुभमन गिल, हनुमा विहारी, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज, ये वो नाम है जो ग्रेड सी में। ग्रेड बी में कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं थे। रिद्धिमान शाह और भुवनेश्वर कुमार के बारे में हमने आपको बता दिया कि उनका डिमोशन हो सकता है। उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर और मयंक अग्रवाल, ये 3 नाम और हैं जो ए ग्रेड में उनके जाने की संभावना पर आगे हम बातचीत कर सकते हैं। अब सभा भाई, पहला सवाल तो यही जहन में कि क्राइटेरिया क्या है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आने का किसी यंगस्टर के लिए? देखिए, आपकी एंट्री होती है सी ग्रेड से, और एंट्री होने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 8 एक दिवसीय मैचेस खेलने होते हैं। सपोज कीजिए कि आपने 8 एक दिवसीय मैचेस नहीं खेला है, तो फिर आपको देखना होता है कि आपने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है 3 वनडे मैचेस इज इक्वल टू 1 टेस्ट मैच। सपोज कीजिए आपने 1 टेस्ट मैच खेल लिया, इसका मतलब है कि आपने 3 एक दिवसीय मैचेस खेल लिया, तो कम से कम आपको 3 टेस्ट मैचेस खेलने होंगे सी ग्रेड में आने के लिए। और ऑटोमेटिकली अगर सपोज कीजिए कि एक नया खिलाड़ी टीम में आ रहा है जिसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस समय, अगर उसने साल भर में या फिर 6 या 7 महीने के अंदर 8 एक दिवसीय मैचेस खेल लिए हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी एंट्री जो है वो सी ग्रेड में हो जाती है। तो लेकिन सभा भाई, क्या सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को फिर इंतजार करना पड़ेगा जिन्होंने सिर्फ 4 वनडे मैचेस खेले हैं और कुछ T20 मैचेस हैं, या T20 मैचेस भी आप कंसीडर करते हैं? नहीं, T20 मैचेस जहां तक मुझे याद है अभी तक इस पर कोई क्राइटेरिया बनाया नहीं कि अनलेस कुछ चेंज हो गया हो,
पर जनरली जो क्राइटेरिया यही था 1 साल या 2 साल पहले तक कि जब तक कि आप 8 एक दिवसीय मैचेस नहीं खेल लेते हैं, तब तक आपकी एंट्री सी लेवल में नहीं हो सकती है। अब अनलेस कि बीसीसीआई ने कुछ परिवर्तन किया हो और उसमें टी20 मुकाबले को भी जोड़ रहे होंगे तो अलग बात है। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर सूर्य कुमार यादव, चूंकि उन्होंने सिर्फ 4 या 5 वनडे मैचेस खेले हैं, जी। तो उनकी एंट्री नहीं हो सकती है। पर अगर आने वाले समय में, इस साल में 2 महीने 3 महीने के अंदर सूर्य कुमार यादव 3 या 4 वनडे मैचेस और खेल लेते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे सी ग्रेड के लिए। तो सी यानी ग्रेड एक क्या? बहुत ही पोरस ग्रेड है। जी। उसमें जो जिन खिलाड़ियों ने 8 एक दिवसीय मैचेस खेल लिए उनकी एंट्री ऐसे ही हो जाती है। और अगर ड्यूरिंग द ईयर भी अगर आपने खेल लिया है वो स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ गेम्स फॉर इंडिया, तब भी आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाती है सी ग्रेड में। तो क्या ये माना जाए वेस्ट इंडीज सीरीज तक इंतजार तो नहीं करा देंगे कहीं सेलेक्टर्स की? आप इंतजार करें, सब का एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए निखिल भाई, तब अनाउंस करी जाए ऐसा होना नहीं चाहिए लिस्ट। राजीव। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। जनरल जो जी। कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक होता है। तो जी। यहाँ तक तो मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। पर ये रिट्रोस्पेक्ट जी। चलेगा। अब जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया जाएगा वो 1 अक्टूबर से ही वो लागू होगा। तो चलिए निखिल भाई, क्योंकि सी ग्रेड के खिलाड़ियों के नाम मैंने आपको बताए थे, किन खिलाड़ियों को आप देख पा रहे हैं कि प्रमोशन हो सकता है, बी में जा सकते हैं, बहुत अच्छा जिसने किया है, जिनको आप ए ग्रेड में भी जाते देख सकते हैं, या ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी भी हैं जो ए ग्रेड में, ए प्लस में जा सकते हैं, आपको लग रहा ए से ए प्लस में जा सकते हैं, जो क्राइटेरिया सवाए ने बताई थी है? वो टेस्ट क्रिकेट को लेके। लेकिन सी से मुझे लगता है कि जिनका प्रमोशन हो सकता है, श्रेयस अय्यर है, अक्षर पटेल, हलवा विहारी, शुभमन गिल, दीपक चहर, ये वो 5 नाम है जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आगे जा सकते हैं। शायद युजवेंद्र चहल भी एक दिवसीय क्रिकेट को, क्योंकि विश्व कप है, वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि जब सी ग्रेड से आप किसी भी खिलाड़ी को प्रमोट करने को देखते हैं राजीव भाई, तो साफ तौर से पता चलता है सिलेक्शन कमेटी किस तरह सोच रही है। आप हम्म। जैसे जैसे खिलाड़ियों का प्रमोशन देखते चलेंगे, आपको पता चलता है कि आने वाले समय पे इन खिलाड़ियों को ज्यादा मौके दिए जाएंगे, क्योंकि इनमें वो प्रतिभा है, प्रतिभा को न्याय करेंगे तो उसी हिसाब से आपको वो प्रमोशन मिलता चला जाएगा। और कुछ सीनियर खिलाड़ी जिनका परफॉर्मेंस इस साल नहीं अच्छा रहा, तो वो एक बैकअप की ओर चले जाएंगे, क्योंकि अंत में आप अपने देश के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये बहुत बढ़िया एक सिस्टम है। क्योंकि पोटेंशियल की अब हम बात कर रहे थे सभा भाई, मैं जैसे मैंने हार्दिक के लिए पूछा कि क्या पोटेंशियल के बिना पे वो ग्रेड ए में बने रह सकते हैं। दूसरा, कुछ खिलाड़ियों में पोटेंशियल है जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। क्या ये भी सेलेक्टर्स के जहन में होता है? जैसे शुभमन गिल एक खिलाड़ी जो मुझे नजर आ रहे हैं जो आने वाले टाइम में तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। अक्षर पटेल के बारे में जैसा निखिल भाई ने भी बताया, श्रेयस अय्यर एक और नाम है जो ग्रेड सी में है। क्या इन सब, या मोहम्मद सिराज को हम देख लें जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, क्या इनको आप बी या ए में जाते देख रहे हैं इन नामों को? बी में जाते हुए मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जी। अगर चयनकर्ताओं को ये लगेगा कि आने वाले साल में ये जो खिलाड़ी हैं वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं या फिर 2 फॉर्मेट खेल सकते हैं, तो उनको मुझे लगता है कि जरूर प्रमोट किया जाता है। तो ये जो खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, मेरे विचार में हो सकता है कि इनको बी ग्रेड में रखा जाए। क्योंकि अचानक फिर अगर आप इतना जल्दी सी से ए में कर देंगे तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। थोड़ा बहुत आपको ध्यानपूर्वक ये भी डिसाइड करना होता है। और हो सकता है कुछ डायरेक्टिव्स भी आते हैं बीसीसीआई की तरफ से कि कितने प्लेयर्स आपको ए प्लस में होने चाहिए, कितने ए में होने चाहिए, कितने बी में होने चाहिए, इस तरह के भी डायरेक्टिव्स आते रहते हैं। तो उन सब चीजों पर भी ध्यान देना होता है। पर अंत में ऐसे खिलाड़ी जिनमें पोटेंशियल है, जो परफॉर्म कर चुके हैं पिछले साल, और जो आगे करने के लिए उनमें क्षमता है, उनको जरूर प्रमोट किया जाता है राजीव। पर ए प्लस अर्पण बहुत ही जैसे। एक्सक्लूसिव क्लब है। ए जी। प्लस में इसी वजह से सिर्फ इस समय 2 या 3 ही खिलाड़ी हैं। तीन तीन खिलाड़ी हैं, रोहित, 3 विराट खिलाड़ी एंड हैं। बुमराह, बस। हाँ, क्योंकि तीनों के तीनों जो हैं वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, और तीनों फॉर्मेट में ये खिलाड़ी जो हैं वो मैच विनर्स हैं। सवा भाई, क्या उन खिलाड़ियों के लिए भी मौका बनेगा जो टेस्ट मैचेस खेले हैं, क्राइटेरिया में आते हैं, बट मौजूदा समय में सेलेक्टर्स की गुड बुक में नहीं है या परफॉर्म नहीं कर पा रहे? मसलन पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी की हम बात करें, क्या उनको भी कंसिडर किया जा सकता है ग्रेड सी के लिए? जरूर किया जा सकता है। ये निर्भर करता है जी। चयनकर्ताओं के ऊपर कि किस प्रकार की सोच है उनकी, वो कौन से प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं। ये भी जरूरी है कि अब ये ट्रांजिशन फेज आ रहा है, विशेष करके टेस्ट क्रिकेट में, वहां पर कौन से खिलाड़ी जिनको उनको लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर कोई युवा खिलाड़ी है तो उसको आप इंस्पायर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए भी आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो ये निर्भर करता है चयनकर्ताओं के ऊपर। निखिल भाई, क्योंकि ए प्लस की बात बड़ी, सवा भाई ने कहा कि बहुत एक्सक्लूसिव क्लब है,
क्या के राहुल भी इस एक्सक्लूसिव क्लब में आ सकते हैं? जिस तरह से वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, उनको कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे भी बार बार प्रमोट कर रहे हैं सिलेक्टर्स। क्या के राहुल एक बड़ा ऑप्शन हो सकते हैं? इस साल सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं? जी राजीव भाई, और मुझे लगता नहीं कि सरप्राइज पैकेज, क्योंकि जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने परफॉर्म भी किया है और उनको वो जिम्मेदारी भी दी है कप्तानी करने के लिए, और जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर वहां बैठा होगा तो कहेगा ये भी एक विकल्प है, भविष्य है, भारतीय क्रिकेट के भविष्य है। जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है तो उस खिलाड़ी को भी प्रेरित करने के लिए, और बाकी के जितने भी खिलाड़ी हैं ए, बी और सी कॉन्ट्रैक्ट में, कि आप परफॉर्म करेंगे तो आपका प्रमोशन होगा A+ में, तो वो प्रेरित करने के लिए भी मुझे लगता है ये अच्छा मौका रहेगा केएल राहुल, क्योंकि उन्होंने ये चीज कमाई है अच्छे परफॉर्मेंस के चलते, ये चीज उन्होंने कमाई है। तो मेरे हिसाब से तो जरूर उनको आगे A+ में डाल सकते हैं। अभी कौन से ग्रेड में है केएल राहुल? के राहुल ए में है अभी सभा ए भाई। में सभा भाई मैं आपको बता देता हूँ, लिस्ट है मेरे पास। के राहुल 6 नंबर पे ए पे है। ए में है। सभा भाई, अब आपको अगर किसी को A+ में ले जाना हो, ऋषभ पंत, के राहुल, मोहम्मद शमी में से, तो किसको ले जाना पहली प्रेफरेंस होगी आपकी? मेरे लिए 3 पोटेंशियल कंटेंडर्स हैं A+ के लिए। रविंद्र जडेजा का नाम मत भूलिएगा। रविंद्र हाँ, जडेजा जो जी, ए 3 में है वो A+ भी। में है, उसके अलावा जी, एक मात्र ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है और ये जी, इस समय इंडिस्पेंसेबल है टीम के लिए। जी, तो वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। दूसरा केएल राहुल और तीसरा ऋषभ पंत। ये 3 खिलाड़ी हैं जो पोटेंशियली A+ में जा सकते हैं इस समय, क्योंकि ये तीनों के तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया है इन लोगों ने, और आने वाले साल में टीम इंडिया का क्या भविष्य होगा वो निर्भर जी। करेगा इन 3 खिलाड़ियों के प्रदर्शन के ऊपर। निखिल भाई कुछ जी। जो बीसीसीआई का डायरेक्टिव आता था, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 100 करोड़ रुपए आपने 25 या 28 खिलाड़ियों में डिवाइड करना है, तो अगर वो डायरेक्टिव है, अगर A+ के खिलाड़ी आप 3 से 5 या 6 करते हैं तो ए में कम हो जाएंगे या बी में कम हो जाएंगे, सी में बढ़ सकते हैं। तो वो एक मूल राशि को ठीक तरीके से डिवाइड करने के लिए एक वो बजट होता होगा। वो होता है निखिल, इसीलिए मैंने कहा कि जो डायरेक्टिव्स अगर आते हैं बीसीसीआई की तरफ से उसको फॉलो भी करना जरूरी होता है। कई बार ये डायरेक्टिव्स आते हैं कि A+ में सिर्फ 3 या 4 खिलाड़ी होने चाहिए, तो उस हिसाब से जो आपने कहा है उसी हिसाब से बजट को अलोकेट किया जाता है। उसके अलावा सी, जैसे मैंने बताया, वो बड़ा ही पोरस ग्रेड है। वहां पर अगर खिलाड़ियों ने एक्स नंबर ऑफ मैचेस खेल लिया, मिनिमम लिमिट आपने खेल लिया, तो उनको आपको लाना होगा, फिर उसके लिए आपको अलग राशि रखनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि A+ का जो ग्रेड है बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव है, और वहां पर पहुंचने के लिए आपको रेगुलरली अच्छी तरह से परफॉर्म करना होता है तीनों फॉर्मेट में। जी, तो अगर इन तीनों में से किसी को आना भी होगा तो मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जडेजा, अगर वो फिट है और अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, तो उसका मौका बन सकता है। निखिल भाई, लेकिन हम लोग एक एक खिलाड़ी को भूल रहे हैं, टीम इंडिया के पुष्पा आर अश्विन, झुकेगा नहीं। क्या क्या उनको भी A+ ग्रेड मिल सकता है? ए में है भी वो। मुझे तो लगता है वो ए में ही रहेंगे। आई मीन, नहीं तो वो बगैर झुकेगा उनका, नहीं वाला मामला तो नहीं, कहीं उनको आड़े आ जाता बार बार? नहीं नहीं बगैर उनका अनादर किए हुए मुझे लगता है बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जैसे सभा भाई ने कहा कि तीनों फॉर्मेट तो वो तीनों तो खेल खिला रहे हैं। दिए सिलेक्टर्स ने पिछले साल। सर खिला दिए, और भविष्य ये है, भविष्य जब आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रही है अगले सीजन के लिए है, तो वो भविष्य में अच्छा, आप उनको कितने मौके देंगे, किस तरीके से उनका इस्तेमाल करने को देखेंगे। तो ये वेस्ट इंडीज सीरीज भी बहुत काफी संकेत लेके आई है। जिस तरीके से स्पिनर्स को गेंदबाजी रही थी दक्षिण अफ्रीका में, अब एक नई फिर से वो एक जोड़ी नजर आएगी बीच के ओवर्स में विकेट चटकाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है 2023 के विश्व कप के लिए। सो देखिए मुझे लगता है राजीव, कि ए में रखेंगे। मुझे तो ये भी लगता है कि जिस तरह से निखिल चोपड़ा जी का हर महीने वो कॉन्ट्रैक्ट में अपग्रेड होता रहता है, वैसे प्लेयर्स का भी होना चाहिए। साल भर क्यों इंतजार करें? सब भाई आपके मुंह में घी शक्कर, यहीं से शुरुआत करते कर देते हैं हम लोग। हैं। बिल्कुल। और ये एक्चुअली ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक संदेश दे दिया है सभा भाई ने कि जो कमेंट्री आप करवा रहे हो तो हर महीने कम से कम यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रेडिंग सिस्टम रखें, ताकि वहां पर भी कुछ ना कुछ इजाफा होता रहना चाहिए। हाँ निखिल भाई? अरे बड़ा बड़ा जरूरी है भाई, क्योंकि ये कॉफी का भी तो खर्चा रहता है।
वो भी एक्सपेंसिव चलिए, कॉफी, बहुत अभी हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कॉफी का, है ना राजीव? निखिल भाई की कॉफी और राजकुमार सर की पार्टी, ये हम लोग इंतजार ही चल रहा है, देखिए कब मिलती है। देखिए चलिए, बहुत बहुत सोशल डिस्टेंसिंग शुक्रिया का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। निखिल भाई और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और आईवीएम के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus talks to renowned film critic, author, and journalist Anupama Chopra about her new book, A Place in My Heart. On Shunya One, Shiliditya and myself are joined by co-founder of Blue Tokai, Matt Chandranjan. We discuss the origin story of Blue Tokai. The Simplified host talked to Dr. Nitin Arora about COVID and its impact on the medical fraternity. On Smarter with Sid, Siddharth explores what it means to be inclusive and politically correct in today's day and age. And on Tere Mere Raste, Keshav visits Kushinagar, the sacred place believed to be where the Buddha attained Mahaparinirvana. Also, just one quick announcement for everybody. Would like you to check out the new version of our Android app. It's available on the Play Store. It's a really interesting take on how to listen to podcasts. Do give it a look and let us know what you think. We're open to feedback on all of our social media channels. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. And we have a number of channels there at ivmpodcast.com/YouTube where you can take a look at them. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार